नमस्कार, कड़क बात में आपका फिर से स्वागत है। और आज खबर ये आई है कि इजराइल ने हूती के कब्जे वाली यमन में होईदेदा जो बंदरगाह है, वहाँ पोर्ट है, वहाँ हमला किया है, वहाँ रॉकेट से हमला किया है और साफ साफ चेतावनी दी है हूतियों को कि जो अब इनका जो हाल है ईरान की तरह ही होने वाला है। ये बड़ा ही संकेत बड़े साफ हैं कि जिस तरह से हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाज़ों पे हमला कर रहे थे, जिनमें इजराइल के जहाज़ भी शामिल हैं। इसके बाद से इजराइल ने अब फिर से जो अपना जो निशाना है वो हूतियों की तरफ फोकस कर दिया है, फोकस वहाँ शिफ्ट हो गया है। और लग ऐसे जिस तरह से बात बड़ा इंपॉर्टेंट है संजय जी कि अब इजराइल ने ये कहा है कि भैया अब तुम्हारा हाल भी ईरान वाला होने वाला है। इसका मतलब ये है, साफ संकेत है कि जो अब तक जो हमले हो रहे थे छिटपुट से हो रहे थे, अब शायद हो सकता है कि इजराइल पूरी ताकत के साथ वहाँ पर करे। क्योंकि हमास को जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया, उसके पहले हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करने के बाद, ईरान पे भी काफ़ी डैमेज करने के बाद, जब भी इजराइल को जो थोड़े बहुत जो खतरे दिख रहे थे हूती से, संभवतः ये बात भी जाहिर है कि ईरान की मदद तो मिल ही रही है, बात तो सबको पता है ये बात। और हूती जो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो इजराइल ने हमले अभी कहाँ कहाँ किए हैं। इजराइल ने सबसे पहले शुरुआत की गाजा के साथ, वहाँ उसने गाजा को एकदम सपाट कर दिया। और हमास पानी मांग रहा है इस समय, हमास लगभग ख़त्म सा है। उसके बाद उसने हिजबुल्लाह का रुख किया, लेबनान में गया, वहाँ पे हिजबुल्लाह को पूरी तरह से उसने साफ़ कर दिया। उसके बाद वो ईरान की तरफ आता है और ईरान को भी उस हालत में पहुंचा देता है जहां ईरान त्राही त्राही करने लगता है। तो अब बचता कौन है? ये चीज़ें एक तरह से ये था कि हूतियों के लिए एक सिग्नल था कि भाई अब देखो इनका हश्र तुम देख लो और सुधर जाओ। तुम्हारे जो आका है हाँ उनका भी हाँ। वो कर दिया तो तुम संभल लेकिन जाओ। हूती ऐसा मतलब अगर मैं बात ये करूं कि वो शांत नहीं बैठे हैं, वो लगातार कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो इजराइल अब वही काम, मुझको लगता है जो काम उसने लेबनान में किया या ईरान में किया या हम गज़ा में किया, वो चीज़ वो हूती में करेगा। और ईरान का साफ साफ है, साफ दिख रहा है ईरान का कि उससे अगर इनमें से कोई भी देश पंगा ले रहे हैं तो वो उनको पूरी तरह से तबाही कर रहा है, सपाट कर दे रहा है। क्योंकि इजराइल को ये बात समझ में आ गई है कि जो भी ईरान के प्रॉक्सी हैं, अगर इनको थोड़ा भी अगर छोड़ दिया बचा हुआ, तो दोबारा वो खड़े होकर के फिर इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। और जैसे अभी एक बात ये भी है, खबर ये भी आ रही है कि ईरान का भी जो रुख है लचीला हुआ है, जो न्यूक्लियर प्लान को लेकर के जो उनका पहले जो हट था कि नहीं हम तो बनाएंगे ही, लेकिन ईरान भी राज़ी हो गया है। अब यूरोपियन कंट्रीज से, वो खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, जिनसे बात करने के लिए भी तैयार हो गया। ये बात इस फ्राइडे को होनी है। तो मिला-जुला की स्थिति ये दिख रही है कि ईरान भी कहीं न कहीं पर बैकफुट पर आता हुआ तो दिख ही रहा है कि जो हालात हुए हैं, जो सिनेरियो बने हैं, और उसके बाद जिस तरह से इजराइल का बहुत ही अग्रेसिव वो रहा है, अप्रोच रहा है कि इजराइल किसी भी मामले में झुकने को तैयार नहीं है। इसी वजह से अभी देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमास और इजराइल के बीच जो सीज़ फायर के लिए जो प्रपोज़ किया था, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में जिस तरह से इजराइल ने इस पे हूती को टारगेट कर रहा है, इजराइल कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हमले बहुत तेज़ दिखें इसका। लेकिन संजय जी, ये तो चलिए हमले तो होते रहेंगे, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन यमन, जो कि यमन में ऑलरेडी वहाँ पर 2 पार्ट में वहाँ पर चीज़ें बटी हुई हैं। हूतियों का ज़्यादा कब्जा है। हम ये भी बात कर लें कि हमारी भारत की निमिषा प्रिया जो के नर्स हैं, वो भी वहाँ पे जेल में फंसी हैं, जिनकी फांसी कुछ समय पहले टाली गई है। वो भी वहाँ पर सना के जेल में बंद हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस आएँगे। उसको लेकर डिप्लोमेटिक चैनल भी सारे खुले हुए हैं। तो मिला-जुला की स्थिति है कि इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट, अगर इजराइल अगर हमले बढ़ाता है, वो करता है, तो यमन में जो आंतरिक, जो वहाँ पर एक जो सिविल वॉर चल रहा है, 2 पार्ट में चल रहा है हूती और उनके बीच में, उस पे भी असर पड़ने वाला है। बिल्कुल उस पर असर पड़ने वाला है। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर निम्सा प्रिया वहाँ फंस जाएंगे, है ना। इस बात का डर ये है। उनके लिए ठीक नहीं होगा। और रही बात इसकी कि हूती और ईरान कितने क्लोज हैं, कैसे करीब आए, अब उनके बीच में कैसे रिश्ते हैं, ये पूरा जग जाहिर है। और अगर हम इसकी कहानी बताने पे आए तो हूती के जो भी मुस्लिम नेता हैं, वो सारे के सारे शिया हैं, जैदी शिया हैं। और उन सब के आध्यात्मिक गुरु अयतुल्लाह खुमैनी हैं, जिन्होंने इस्लामिक क्रांति हुई एक थी तरह ना। से कहा जाए कि अनऑफिशियली सही, लेकिन हाँ पूरे देश, पूरे दुनिया की जितने 7 करोड़ करीब शिया मुसलमान जो हैं, उन सबके धार्मिक गुरु जो हैं खामनेई हैं। बिल्कुल, और वो उनको मानते हैं। ईरान में जब 1971 में इस्लामिक क्रांति हुई और अयतुल्लाह खुमैनी वहाँ पर गद्दी पे बैठे, तो उसके बाद ईरान का पर्पज़ ये था कि दुनिया भर में जितने भी शिया हैं
उनको साथ में लो और उनको साथ में लेकर के एक बड़ा एक संगठन बड़ा खड़ा- फोर्स बनाओ। हाँ, फोर्स बनाओ। तो उसने वही काम किया भी। यमन में भी बड़े पैमाने पर शिया लोग हैं और यमन में सुन्नी और शियाओं के बीच में एक संघर्ष चला था, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो सऊदी अरब समर्थित थी, सुन्नी वहाब धर्म को मानने वाली थी। उससे वहाँ पर एक नया आंदोलन खड़ा हुआ, जिस आंदोलन को हूती आंदोलन कहते हैं। एक बदरुद्दीन हूती थे जिन्होंने इसको खड़ा किया। और बदरुद्दीन हूती के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, इस्लामिक जो शिक्षा है, वो ईरान में हुई थी। वहाँ से वो पढ़ाई वढ़ाई करके आए थे और आयतुल्लाह खुमैनी के काफ़ी करीब थे। तो ये तो सारी चीज़ें थी, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह थी। 90 के दशक में थोड़ा सा रुझान हूतियों का ईरान की तरफ होना शुरू हुआ और ईरान ने भी उनसे अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू की, क्योंकि ईरान को जरूरत थी इस चीज़ की। क्यों जरूरत थी अभी हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब यमन में आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति आई और 2004 में बिल्कुल आमने सामने वहाँ की सरकार और हूती विद्रोही आए और वहाँ पे संघर्ष होने लगा, तब ईरान खुल करके लगभग इनके साथ आ गया। हाँ, इसके पीछे की कहानी ये भी है, बस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सऊदी अरब है, वहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वहाँ पर हूतियों की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल मारा गया था जो ईरान से था। उसके बाद से सऊदी अरब भी हूतियों के पीछे पड़ गया और उसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। कहा यह जाता है कि हूतियों को समर्थन जो वहाँ पर जो हथियार, जो असला बारूद जो पहुँचते हैं, बाकी चीज़ें पहुँचती हैं, उसमें ईरान और हिजबुल्ला, जबकि अब तो फिलहाल पिछले साल, अब पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने उसको मार करके ऐसे भुर्ता बना दिया कहेंगे उसको करके। लेकिन इसमें हिजबुल्ला का भी रहता था। हिजबुल्ला उनको जिस तरह से सपोर्ट मिलता है, हिजबुल्ला की तरफ से मिलता था, हूतियों को मिलता था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है हूतियों के बारे में संजय जी, कि अभी जो उनका पॉपुलेशन है यमन में, कुल 35-35% जो है उनके यमन के पूरे पॉपुलेशन का जो पार्ट है हूतियों का है। इसके अलावा क्या है कि इसके जो सरकार बनी, जो बाद में यमन में जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट बनी थी, उससे पहले कई सालों तक 1000 साल तक यमन में 1000 साल तक हूतियों का शासन था। जो ये शिया मुसलमान हैं उनका 1000 साल तक था। इसके बाद से ही जब वो हटे, तब से वही वाली बात आती है ना कि लगता है पूरा मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई ही वो इसी बात को लेकर के है कि कब किसका शासन था। पुरानी चीज़ों को लोग क्लेम करते हैं, इसी वजह से हूती का जो है यमन पे कहते हैं उनका क्लेम बनता है 1000 तक उन्होंने वहाँ पे शासन किया है। वो देखिए, जो खाड़ी के देश हैं उनमें कई चीज़ें उलझी हुई हैं। एक तो ये भी है कि शिया अपने को शुद्ध मुस्लिम मानते हैं और कहते हैं कि हम ही असली मुस्लिम हैं, और सुन्नी जो हैं वो उनको एक तरह से वो प्योर मुस्लिम मानते ही नहीं है। हाँ। उनको पिछड़ा हुआ मानते हैं, उनको काफ़ी नीचे वाला जो है मानते हैं। एक लड़ाई तो देखिए वो है, और दूसरी लड़ाई वहाँ पर इस्लाम पे कब्जे की लड़ाई भी है। बिल्कुल, किसका कब्जा हाँ, बनता है। तो चूंकि शिया ये दावा करते हैं कि असली ब्रांच मुस्लिम्स की वही हाँ, है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनका ये जायदी, जैसे अन्य शियाओं की तरह जायदी का भी ये मानते हैं कि केवल पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली के वंशजों को ही इमाम के रूप में मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने का अधिकार है। ये उनका मानना है। जो शिया समुदाय हैं ये मानते हैं, और इस तरह की इसी सोच की वजह से जो एक शुरू से ही एक शिया सुन्नी के बीच में एक जो लड़ाई रही है, उसका इम्पैक्ट अलग अलग देशों में पड़ता है। और उसका पार्ट है हूती कुछ दिनों से, कुछ समय से, कुछ सालों से वो ईरान के साथ उनका चूंकि साथ बनने की वजह से काफ़ी चर्चा में है, और जिसके हम आज बैठकर हम बात भी कर रहे हैं इस वजह से। देखिए, यमन में अगर आज हूती उसके नॉर्थ में और पश्चिम में उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा किया हुआ है और अपनी एक पूरी पैरेलल सरकार चला रहे हैं, वो बिना ईरान के संभव ही नहीं था। क्योंकि 2004 में जब गृह युद्ध की शुरुआत हुई तो ईरान ने पैसे से बड़ी मदद की, हथियारों से मदद की, और जो एक शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, वहाँ पे लड़ाकू तैयार करने वाली जो होनी चाहिए, वो भी मदद की उसमें उन्होंने। तो कुल मिला के ईरान उनका गॉडफादर जैसा है। गॉडफादर, और ईरान भी चाहता हो कि पड़ोस में एक ऐसा देश रहे जो कि शियाओं का कब्जा वहाँ पर है, वो भी वहाँ पर। इस चीज़ को लेकर के ये भी बात हमें भूलना नहीं चाहिए। इराक और ईरान के बीच की दुश्मनी के पीछे की वजह यही थी कि जो सद्दाम हुसैन थे वहाँ के शासक हुआ करते थे, बड़ा मजबूत शासक थे। असल में इराक में भी शियाओं का अच्छा खासा पॉपुलेशन, बल्कि ज़्यादा पॉपुलेशन शियाओं का ही है, लेकिन जो सद्दाम हुसैन थे वो सुन्नी थे, जिसकी वजह से ईरान भी उनको पसंद नहीं करता था, और उनको भी लगता था कि इराक पर भी मतलब शियाओं का राज होना चाहिए। इसकी वजह से जो अमेरिका ने जो सद्दाम हुसैन को जिस समय टारगेट किया था, तब भी ईरान ने अमेरिका का ही गुपचुप ही साथ दिया था, खुल के नहीं, लेकिन गुपचुप। ईरान भी चाहता था कि सद्दाम हुसैन के साथ वो जो हुआ, तो
ये तमाम जो चीज़ें होती हैं कि जो ईरान की शुरू से कोशिश रही है कि पूरी दुनिया में जो शियाओं का जो पॉपुलेशन है, एक उनके बीच एकता है, उनके बीच तमाम वो चीज़ें आएँ, इसकी वजह से उन्होंने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, अभी प्रॉक्सी खड़ा करके लेबनान को उन्होंने वो डेमोग्राफी वहाँ की चेंज करने की कोशिश की, जिसमें काफ़ी हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली। बिल्कुल। सेम यमन में भी उन्होंने कोशिश की, और इजराइल और अमेरिका को तो अपना दुश्मन मानते ही हैं। जी बिल्कुल, वो देखिए दोनों का, ईरान का भी मोटिव यही है कि इजराइल हमारा दुश्मन, अमेरिका हमारा दुश्मन, दोनों शैतान। यही हूती भी यही मानते हैं, उनका भी जो मोटो है वो यही है कि ये हमारे दुश्मन है। और आप देखिए कि ईरान ने बड़ी चतुराई के साथ एक, अगर अर्धवृत्त आप बनाइए तो इधर आपका जो है लेबनान आता है, उसके बगल में गाजा आता है, उसके बगल में यमन आता है, तो उसने एक अर्धवृत्त बना करके उसको कोशिश की घेर कि लिया ताकि है। वो एरिया पर हाँ, उसका और प्रभाव पड़ जाए। दूसरा हूती जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर ये नॉर्थ यमन है, वहाँ पे बॉब जल डमरू मध्य है, ये वो इलाका है जहाँ से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं जो जहाँ तेल लाल सागर में जो जो लगातार हाँ जो तेल, जो लाल सागर बता रहे हैं आप, जो तेल लेके जाते हैं। तो ईरान जैसे ही संकेत करता है, वो वहाँ पे बहुत ढेर सारे देशों के जहाज़ों को रोक लेंगे, डुबा देंगे, किडनैप कर लेंगे, तो वो सारा टेंशन भी वो पैदा करते रहते हैं और उससे अपनी जो समीकरण है वो साधते हैं। वो साधते हैं। तो ईरान ने जो वहाँ के क्षेत्रीय संतुलन को कही, वो तो बिगाड़ने की कोशिश में, लेकिन अपना वो जो कहते हैं ना कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह को भी लेबनान में तैयार किया, यमन में हुती को सपोर्ट किया, लेकिन एक करके जो इजराइल है उसके जो प्रॉक्सी को ख़त्म करते जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास को तो इजराइल ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका है। अगला टारगेट यमन है, यमन में हुती है, जिसको आज ही इजराइल ने कहा है, साफ तौर पे कहा है कि उसका हाल भी तेहरान में जो हमने किया वही हम करने वाले हैं। संकेत इजराइल की तरफ से साफ है। इसमें हमारे लिए चिंता की बात यह है कि निमिषा प्रिया यमन में जो हुतियों का जहाँ कब्जा है, साना में, वहाँ ही जेलें बंद हैं, और जिनको छुड़ाने के लिए, जिनको देश वापस लाने के लिए काफ़ी प्रयास चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है अगर इजराइल अपने हमले बढ़ाता है तो। क्योंकि जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं, अब जब इजराइल जब हमले करेगा तो हुतियों पे करेगा, ये तो देखेगा नहीं कि किसी जेल में कोई भारतीय बंद है या कुछ, वो हाँ, तमाम उसका तो कोई मतलब, वो तो गौड़ मामला हो जाता है वहाँ पर। और ये बात सही है कि ये चीज़ अगर इंटेंसिफाई होती है तो ये भारत के लिए कम से कम इस मामले में खराब खबर जरूर होगी कि निमिषा अटक जाएंगी वहाँ पर। उनका जो पूरा मामला है वो किधर की तरफ जाएगा कुछ नहीं निमिषा पता। पिछली बार भी वहाँ जो लड़ाई शुरू हुई तभी फंसी थी, जी। और आज भी जब उनको छुड़ाने की कोशिश हो रही है तब भी वहाँ पर फंसती हुई दिख रही हैं। अभी कुछ ऐसा आज इजराइल ने कहा है, कल क्या करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने धमकी दी है, जिस तरह से संकेत दिए हैं, वहाँ वो ऐसा ही लग रहा है कि वो यमन में हुतियों के खिलाफ जो अपना जो हमले है वो तेज़ करने वाला है। तो इस पर चूँकि हमारा भी इंटरेस्ट है, भारत के लिए भी, भारत की नज़र से भी इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी नज़र बना के रखिए, और अगर अब तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम तमाम अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।